अगर कोई यह सोचे कि सिर्फ टेक्नोलॉजी से यह समस्या हल हो जाएगी तो यह सही नहीं होगा। क्लाइमेट चेंज का प्रतिकार मूल्यों में, सोच में, जीवन शैली में और समाज में बदलाव के बिना संभव नहीं है। प्राचीन भारतीय दर्शन में माना गया कि माता भूमि ही पुत्रो हम पृथ्वीया। अगर हम पृथ्वी को अपनी माता मानेंगे तो हम उसका सम्मान और संरक्षण ही करेंगे, नुकसान कभी नहीं करेंगे। हमें ध्यान रखना होगा कि यह पृथ्वी आने वाली पीढ़ियों की धरोहर है। हमें इसके स्वामी नहीं, सिर्फ ट्रस्टी हैं। नमस्कार, मैं हेमंत याग्निक, सूरत भूमि दैनिक समाचार पर आपका फिर से स्वागत है। हम हर रविवार के दिन हम विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के ऊपर चर्चा करते हैं। तो आज वापस हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज हमारे साथ है पंकज जी। पंकज जी नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है वो है रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि पुनः प्राप्य ऊर्जा स्रोत के ऊपर। वर्तमान समय में विश्व के अंदर ज्यादातर जो इस्तेमाल हो रहा है वो पुनः अप्राप्य ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये तो कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगी और विश्व जो है वो ऊर्जा के बगैर चल भी नहीं सकती है। तो पुनः प्राप्य ऊर्जा स्रोतों के लिए अभी से ही शुरुआत हो चुकी है ताकि भविष्य के अंदर हमें ऊर्जा की कटौती ना हो। तो सबसे पहले आपका क्या कहना है पुनः प्राप्य ऊर्जा स्रोत यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के? रिन्यूएबल एनर्जी को समझने से पहले हमें समझना चाहिए कि एनर्जी क्या है। एनर्जी मीन्स कैपेसिटी टू डू वर्क। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इस यूनिवर्स में हर एक चीज जो है वो एनर्जी है। यहाँ तक कि मैटर भी एनर्जी है। विश्व में इसका बहुत ही पिछले कुछ 2 दशकों से बहुत ही उपयोग होने लगा है। जी जी। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में 26.6% यूज किया जाता है रिन्यूएबल एनर्जी। 26.6% जो है वो जनरेट किया जाता है रिन्यूएबल एनर्जी से, जो पूरे वर्ल्ड ग्लोबल एनर्जी की डिमांड है। इंडिया में 21.2% जनरेट किया जाता है रिन्यूएबल एनर्जी की पूरी ओवरऑल डिमांड। और यहाँ तक कि आइसलैंड जैसे देशों में इसका 100% यूज होता है। 100% यानी कि 100% इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है रिन्यूएबल एनर्जी से। यानी कि वहाँ पर यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल ही नहीं होता है। 100%। तो वो इको फ्रेंडली ही देश हो गए। इसलिए वहाँ पर देखा गया कि बहुत सारे जैसे स्विट्जरलैंड जैसे देशों में इलेक्ट्रिसिटी फ्री भी दी जाए। मैं जिस तरह से बताया कि स्विट्जरलैंड और आइसलैंड जैसे देशों के अंदर पुनः प्राप्य ऊर्जा स्रोतों से यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से 100% एनर्जी जनरेट करते हैं। तो अगर ऐसा हमें भारत में भी अगर करना हो तो हमें पुनः प्राप्य ऊर्जा स्रोतों से विद्युत को उत्पन्न करना होगा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी होगी। तो हम किस तरह से कर सकते हैं भारत के अंदर?
यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी से, रिन्यूएबल सोर्सेज से। सोलर पावर प्लांट, जियोथर्मल पावर प्लांट, ओशियन पावर प्लांट और बायोगैस, विंड टर्बाइन। सबसे पहले बात करते हैं सोलर पावर प्लांट की। सोलर पावर प्लांट में यूज किया जाता है फोटोवोल्टिक सेल, जिसमें यूज किया जाता है सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, जो कि वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट एलिमेंट है जो धरती पर पाया जाता है। यहाँ पर एक चीज की कमी होती है, यहाँ पर फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो होता है, लेकिन एक चीज की कमी होती है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम यहाँ पर ऐड करते हैं बोरॉन भी। ये सेल में, फोटोवोल्टिक सेल में हम यहाँ ऐड करते हैं बोरॉन भी। फिर भी यहाँ पर एक चीज की कमी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कोई एक चीज चाहिए होती है एनर्जी ऑब्जर्व करके जो फ्लो हो सके इलेक्ट्रिसिटी। तो ये डिमांड, जो पोटेंशियल डिफरेंस की डिमांड जो पूरी करता है वो है रेडिएशन, सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन में जब फोटॉन्स जब इस सेल्स पर पड़ते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स उसकी एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं, और ये यहाँ पर एनर्जी ऑब्जर्व करने की वजह से यह यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो जाता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस में जब हम बैटरी या कोई भी तार जोड़ देते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है इस तरीके से। और दूसरे हम बात करते हैं विंड टर्बाइन की। विंड टर्बाइन में यूज किया जाता है टावर। विंड टर्बाइन यानी कि पवन ऊर्जा में से हम विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करेंगे। तो इसमें यूज किया जाता है टावर स्टैंड करने के लिए, और ब्लेड्स और पिच मैकेनिज्म, यो मैकेनिज्म, गियर बॉक्स, ब्रेक, जनरेटर। यहाँ पर डिजायरेबल विंड की जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड से 25 मीटर पर सेकंड होनी जरूरी है। अगर 2 मीटर पर सेकंड से अगर वो नीचे होगी तो वो टर्बाइंस को, जो टर्बाइंस ब्लेड्स है उसको घुमा नहीं पाएगी। अगर 25 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा होगी तो टर्बाइन पर के ब्लेड्स पर है जो ज़्यादा स्ट्रेस पैदा करेगी, जिससे जो विंड टर्बाइन है वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा। तो जब भी विंड एनर्जी, जब वेलोसिटी से टर्बाइन ब्लेड्स पर स्ट्राइक होती है तो यहाँ पर 2 फोर्स प्रोड्यूस होते हैं। एक होता है ड्रैग फोर्स और दूसरा होता है लिफ्ट फोर्स। इस लिफ्ट फोर्स की वजह से टर्बाइन ब्लेड से वो रोटेट होती है। ये रोटेट होने, ये अटैच होता है गियर बॉक्स से, क्योंकि जो टर्बाइन ब्लेड से वो स्लो घूमती है, इतनी स्लो से हम एनर्जी जनरेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पर हम गियर का यूज करते हैं। गियर के साथ हम के साथ अटैच करते हैं जनरेटर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर ब्लेड्स के एंगल को एडजस्ट करने के लिए यूज करना पड़ता है पिच मैकेनिज्म, जो कि विंड के अकॉर्डिंग ब्लेड को एडजस्ट करता है। यो मैकेनिज्म यहाँ पर यूज किया जाता है। जो विंड है वो हमेशा टर्बाइन के अपोजिट साइड में होना चाहिए, ये इसलिए ये विंड के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यो मैकेनिज्म उसको सेट करता है जी। और आगे हम आगे एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में कोई नंबर 1 जो देश है वो है चाइना। चीन का नंबर आता है। वो उनके पास बहुत सारे विंड पावर प्लांट है, जो सब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा विंड से एनर्जी जनरेट करते हैं। अच्छा। इंडिया का इसमें रैंक आता है 4 नंबर का। 4th नंबर पे भारत है विंड पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने। तो ये तो बात हुई सूर्य ऊर्जा और पवन ऊर्जा के बारे में। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपका क्या कहना है? हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है, इसमें हम यूज करते हैं डैम, रिजर्वॉयर, पेनस्टोक, सर्ज टैंक, ड्राफ्ट ट्यूब, नोजल, टर्बाइन, और टर्बाइन के साथ अटैच होता है जनरेटर। यहाँ पर रिजर्वॉयर में स्टोर करके रखा जाता है वाटर को फ्लो करा जाता है पेन स्टोक से, और यहाँ पर पेन स्टोक द्वारा, नोजल द्वारा जो पेन स्टोक का फ्लोइंग वाटर है वो नोजल द्वारा स्ट्राइक करा जाता है टर्बाइन ब्लेड्स पर। इस स्ट्राइक की वजह से टर्बाइन ब्लेड घूमने लगती है। टर्बाइन ब्लेड्स के साथ अटैच होता है जनरेटर जो है वो
मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। जी यहाँ पर सर्च टैंक भी यूज किया जाता है, क्योंकि कभी होता है कि पेन स्टॉक में ज्यादा प्रेशर से फ्लो होने लगता है, इस वजह से इस प्रेशर को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है सर्च टैंक। जी ड्राफ्ट ट्यूब को वाटर एग्जिट के लिए यूज किया जाता है। हाइड्रो पावर प्लांट में सबसे बड़ा पावर प्लांट है वो है चाइना के पास, और चाइना ही नंबर 1 है हाइड्रो पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। उसमें भी चीन ही सबसे ज्यादा। हाँ। मैंने बीच में सुना था कि विश्व में सबसे ज्यादा डैम्स भी चाइना में ही बनाए हुए हैं। बड़े बड़े डैम्स बहुत ही एक है 3 जायंट डैम है, वो दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। इंडिया इस पे आता है 5वें नंबर पर हाइड्रो पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। इंडिया में हाइड्रो पावर प्लांट से 50 गीगावाट्स तक की एनर्जी जनरेट किया जाता है। अच्छा, 50 गीगावाट एनर्जी जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से हाइड्रो से, यानी कि पानी से जनरेट। तो हमने बात की सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा के बारे में। तो भले ही ये पुनः प्राप्य ऊर्जा स्रोत है, इसे पर्यावरण का ज्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन इसके सिवा और कोई, जैसे कि हम बात करते हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो सोलर एनर्जी की जो सोलर पैनल बनाते हैं, तो मैंने कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल में पढ़ा था कि ये जो सोलर पैनल है, वर्तमान समय में तो हम इससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद, करीबन 25-30 सालों के बाद, जब ये वेस्टेज यानी कि कार्य करना बंद कर देगी, तो उसका वेस्ट जो है उसको नष्ट करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो आपका उसके बारे में क्या कहना? वेस्टेज जो है, इस वेस्टेज को अभी तक तो हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आगे जाके इसका सॉल्यूशन आ जाएगा जी। और सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर फायदे बहुत ज्यादा है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है पॉल्यूशन, वो बहुत ही मिनिमम होता है इसमें, या फिर होता ही नहीं। तो ये जो है फायदे मुझे लगता है ज्यादा है इस चीज के, और नुकसान बहुत ही कम है जी। पवन ऊर्जा, उसके फायदे और नुकसान में उसके फायदे क्या है? उसके फायदे तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिसिटी हमें जो है कोई भी कॉस्ट नहीं करना पड़ता, उसके लिए डायरेक्टली फ्रीली नेचर से ही मिल जाती है। और नुकसान के बारे में, यहाँ पर हमें डिपेंड रहना पड़ता है विंड स्पीड पे। विंड स्पीड मैंने आपको कहा कि 2 से 25 मीटर पर सेकंड तक की होनी चाहिए इस बीच में। तो यहाँ पर हमें डिपेंड होना पड़ता है विंड स्पीड पे। तो यहाँ पर लेकिन नुकसान बहुत कम है मुझे। विंड एनर्जी से क्या नुकसान हो सकता है? कोई नुकसान उससे, उसके डिसएडवांटेजेस कुछ? कोई डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम आती है टावर्स को स्टैंड करने के लिए, ज्यादा विंड स्पीड हो या फिर कोई स्टॉर्म आ जाए, तो यहाँ पर हो सकता है कि ये फेल भी हो जाए टावर। तो नुकसान है। और बहुत बार देखा गया है कि जो बर्ड्स है वो बहुत सारे कट जाते हैं। मैंने पिछली बार ही वीडियो देखा था एक, जहाँ पर एक यूट्यूबर्स ने कहा था कि विंड की वजह से बहुत सारे बर्ड्स जो है वो कटने लगे। अच्छा, ब्लेड की वजह से बहुत सारे ब्लेड। और दूसरी भी एक चीज, जब हम पढ़ते थे तब उसमें आता था कि नॉइस पॉल्यूशन का प्रॉब्लम। नॉइस पॉल्यूशन जब ये घूमती है तब ऑफ कोर्स ये नॉइस क्रिएट करती है जी। लेकिन यहाँ पर ये बात भी हमें समझनी चाहिए कि नॉइस भले ये कर रही हो, लेकिन इससे जो कोल और जो फॉसिल फ्यूल से जो पॉल्यूशन होता है वो हमें यहाँ पर नहीं होता जी। यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट हो जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो उत्पन्न करते हैं हम, यानी कि जल ऊर्जा, जिसमें से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो उसके एडवांटेजेस तो आपने बताए, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस यहाँ पर जो रिजर्वोयर है, तो हो सकता है कि ज़्यादा पानी भरा जाने से रिजर्वोयर में, उसकी कैपेसिटी से भी ज़्यादा पानी आ जाने से डैम जो है वो टूट भी सकता है, जिससे जो आसपास के जो रूरल एरिया है वहाँ पर ये पानी जाकर तबाही मचा सकता है। लेकिन ये बहुत ही कम केसेस में दिखने में, बहुत रेयर केसेस में होता है, क्योंकि यहाँ पर इसके भी सॉल्यूशन अब आजकल के जो डैम है वो इसके बेस पर ही बनाए जाते हैं कि
ज्यादा प्रेशर, पानी का ज्यादा प्रेशर होने से भी ये टूटेगा। जी। तो यहाँ पर हमने पंकज जी के साथ आज बात की रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, लेकिन आगे चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि क्योंकि पुनः प्राप्य ऊर्जा स्रोत जो है वो बहुत ही बड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है। अगर हम और ज़्यादा आगे जाएंगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो आज जो है हमारी चर्चा बस यहाँ तक ही। अगले रविवार को हम बाकी की पुनः प्राप्य ऊर्जा स्रोतों के ऊपर पंकज जी के साथ चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।